नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हब 274 में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के केमिस्ट्री चैप्टर 2 और पार्ट हम लोग 4 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट 4 को पढ़ने जा रहे हैं और ये चैप्टर का नाम है अम्ल, भस्म और लवण, अर्थात एसिड, बेस एंड साल्ट। हम इसी को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा इस सेशन में, इस वीडियो में। थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, अगर स्किप कीजिएगा तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और इससे पहले हम लेक्चर 3 दे चुके हैं, तो लेक्चर 3 1 2 3 जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहां से जाकर देख लीजिए, या फिर इसका डिस्क्रिप्शन में इसका हम लिंक दे देंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट, ठीक है ना। तो आप लोग देखना ना भूलिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आज का सेशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। सेशन ये है कि क्वेश्चन नंबर 17 से आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में है, सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। बोला गया है कि सांद्रता के आधार पर जो है विलयन कितने प्रकार के होते हैं, विलयन का प्रकार कितना है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। देखिए, सांद्रता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? पहला ये है, ध्यान दीजिएगा, सांद्रता के आधार पर जो विलयन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला उदासीन विलयन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन विलयन, यानी कि न्यूट्रल सॉल्यूशन। उदासीन विलयन किसको बोलते हैं? जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण समान होती है, यानी कि जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन, यानी कि H प्लस और OH माइनस दोनों आपस में क्या हो? बराबर हो, अर्थात समान हो, उसे क्या कहते हैं? उदासीन विलयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उदासीन विलयन कहते हैं। जैसे दिखाया हम यहाँ पे H प्लस बराबर OH माइनस, अर्थात दोनों का मान कितना होता है? 10 के पावर 7 मीटर होता है। 10 के पावर 7 मीटर होता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट, अम्लीय विलयन। अम्लीय विलयन, एसिडिक सॉल्यूशन। तो ये क्या है? अम्लीय विलयन क्या है? जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रण से अधिक होता है या होती है, यानी कि हाइड्रोजन आयन जो है हाइड्रोक्साइड आयन से अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है, उसे अम्लीय विलयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अम्लीय विलयन कहते हैं। जैसे में H प्लस जो है OH से क्या है? अधिक है, अर्थात H प्लस जो है क्या है? 10 के पावर माइनस 4 से अधिक होना चाहिए। 10 के पावर माइनस 4 से अधिक होना चाहिए, तो क्या होगा? ये अम्लीय विलयन होगा। तब ये क्या होगा? अम्लीय विलयन होगा, अर्थात नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, क्षारीय विलयन। क्षारीय विलयन, तो क्षारीय विलयन क्या है? जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रण से कम होता है। अब यहां क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा है और हाइड्रोजन आयन कम है। क्या है? हाइड्रोजन आयन कम है, हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा है। तो उस कंडीशन में जो विलयन बनता है उसको क्षारीय विलयन कहते हैं। जैसे में H प्लस जो है OH माइनस से कम होता है, अर्थात H प्लस का मान कि 10 के पावर माइनस 7 मीटर से कम होना चाहिए। इसे क्या बोलते हैं? क्षारीय विलयन कहते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो सभी लोग इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए। और जो चैनल इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दीजिए, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्द से जल्द कर दीजिए, अगर अच्छा सेशन लग रहा है तो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अब है पीएच। पीएच होता क्या है? पीएच मान किसको कहते हैं? पीएच मान होता क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन है कि पीएच क्या है? पीएच होता क्या है? थोड़ा समझिएगा। हम लोग बहुत पढ़ते हैं पीएच मान, पीएच मान, पीएच मान, पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू। इसके बारे में जानना है पीएच होता क्या है, सब एक एक पॉइंट करके बताएंगे।
किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के लघुगणक, लघुगणक का मतलब होता है लोगरिथम, यानी लोग का मतलब लघुगणक होता है, लोग लघुगणक के ऋणात्मक का मान को पीएच कहते हैं। मतलब किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के लघुगणक, मतलब हाइड्रोजन आयन का जो भी लघुगणक है, जो भी लघुगणक है उसके ऋणात्मक मान को, उसके ऋणात्मक मान को पीएच कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है कि पीएच स्केल या मापदंड किसे कहते हैं, यानी कि जिससे पीएच मान निकाला जाता है, जिससे पीएच मान निकाला जाता है उसी को पीएच स्केल या पीएच मापदंड कहते हैं। जैसे में हम लिखे वैसा मापदंड जिसमें किसी पदार्थों की अम्लीयता, यानी कि पीएच स्केल जो है ऐसा एक मापदंड है जो कोई भी पदार्थ के अम्लीयता और क्षारीयता को बताता है, उसे पीएच मापदंड कहते हैं। यानी कि वैसा मापदंड जिसमें किसी पदार्थों के अम्लीयता और क्षारीयता की माप की जाती है उसे पीएच स्केल या पीएच मापदंड कहते हैं। पीएच स्केल या मापदंड पीएच मापदंड कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग को यहां तक ही समझ में आया होगा। अब यहां से समझेंगे, पॉइंट है कि पीएच मापदंड को खोज किसने किया और कब किया। तो पीएच मापदंड का खोज 1909 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में फ्रेंच रसायन शास्त्री, कौन भाई? फ्रेंच रसायन शास्त्री के द्वारा किया गया। वो कौन थे? सोरेनसन थे। क्या कौन थे? सोरेनसन थे। फ्रेंच रसायन शास्त्री सोरेनसन के द्वारा 1909 ईस्वी में पीएच मापदंड का खोज किया गया। फिर समझ लीजिए, पीएच मापदंड का खोज कब हुआ? 1909 ईस्वी में। किसने किया? फ्रेंच रसायन शास्त्री सोरेनसन ने। सिर्फ आपको याद रखना, सोरेनसन याद रखना है, ठीक है। अब पी का मतलब होता क्या है सर? पोटेंज होता है। क्या था? पोटेंज, पोटेंज या पावर भी बोलते हैं, पोटेंज या पावर। अब एच का मतलब क्या होता है भाई? हाइड्रोजन। तो पीएच का पूरा नाम क्या हो गया? पीएच का पूरा नाम हो गया बउआ पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो गया पीएच का पूरा नाम? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन हम बोल सकते हैं। पीएच का मान क्या होता है? पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? पीएच स्केल का प्रास क्या है? यानी प्रास का मतलब होता है किसके किसके बीच में होता है ना, उसी को प्रास बोलते हैं। यह एक ऐसा प्रास होता है जिसमें पीएच मान के आधार पर इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। यानी पीएच के मान के आधार पर पीएच प्रास को 3 भागों में बांटा गया है, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। ये 3 भाग में बांटा गया है। तो देखिए, यहां देखते हैं हम लोग, ध्यान समझिएगा। देखिए, समझिए। अब हम इसको छोटा इसलिए करते हैं, आपको दिखाने छोटा कर दिए हम। ये यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से लेकर 1 2 3 4 5 6 ये होता है अम्लीय। अम्लीय क्या होता है? ये होता है अम्लीय, ठीक है। ये अम्लीय होता है, ध्यान दीजिएगा। और 8 से लेकर 14 तक ये होता है क्षारीय। क्या होता है? ये क्षारीय। और साथ ही क्या होता है? उदासीन। साथ क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? ये उदासीन होता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर बोला गया है अमाशय रस, अमाशय का जो होता है, अमाशय रस का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? अम्लीय या क्षारीय? वो अम्लीय होता है। इधर देखिए, मिल्क भी अम्लीय है, ब्लैक कॉफी भी अम्लीय है, टोमेटो जूस भी अम्लीय है, एप्पल जूस भी अम्लीय है, लेमन जूस भी अम्लीय है। वाटर, प्योर वाटर क्या है? प्योर वाटर क्या है? उदासीन है। और एग क्या है? क्षारीय है। बेकिंग सोडा क्या है? क्षारीय है। हैंड सोप क्या है? क्षारीय है ना। और ये जितना भी है सब क्या है? क्षारीय। यानी जिसका पीएच मान
7 से अधिक हो वो क्षारीय, जिसका पीएच मान 7 से कम हो अम्लीय, जिसका पीएच मान 7 हो वो क्या होता है, उदासीन। फिर समझ लीजिए, 7 से कम वाले, 7 से कम पीएच मान वाले, 7 से कम पीएच मान वाले अम्लीय, 7 से अधिक पीएच मान वाले क्षारीय, और 7 पीएच मान वाले क्या होते हैं, उदासीन। वही लिखे 7 से कम एसिड यानी कि अम्ल, 7 न्यूट्रल यानी उदासीन, और 7 से अधिक बेस यानी कि क्षार। बोलिए यहां तो समझ में आ गया है? अगर समझ में आ गया है तो इस सेशन को एक बार जोड़ लगाकर आप लोग सब मिलकर एक बार इसको शेयर कर दीजिए फटाफट, और जो लाइक नहीं किए वो लाइक भी कर दीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में यहां से हम लोग को याद करना है, पदार्थ है और कुछ पीएच मान है, पदार्थ है और कुछ पीएच मान को हमको रटना है। तो पीएच मान देखिए, अमाशय रस 1.0, शराब का पीएच मान 2.4, नींबू रस का पीएच मान 2.5, सिरका का पीएच मान 3.0 यानी 3, टमाटर का पीएच मान 4.1, पसीना का पीएच मान 4.5, आम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग को याद करना है। दूध का पीएच मान 6.5 से 6.7 के बीच, मूत्र का पीएच मान 6.0, शुद्ध जल का पीएच मान 7, नमक का पीएच मान 7, खून का पीएच मान 7.4, समुद्री जल का पीएच मान 8.5, आंसू का पीएच मान 6.5 से 7.6 के बीच, अर्थात औसत में क्या आएगा, 7.3 आएगा। ठीक है, पित्त का पीएच मान 7.5 हम औसत मानते हैं, यानी कि 7.5 से लेकर 8.8 के बीच में जो भी रहे उसको टिक मारना है। चूना जल का पीएच मान 11 होता है। चूना जल का पीएच मान कितना होता है, 11 होता है। आशा करता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, देखिए समझिएगा। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व यह है कि पाचन तंत्र में पीएच का महत्व, पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। दूसरा क्या है, देखिए दूसरा है दांतों, दांतों पर पीएच का महत्व 2 नंबर में है। नंबर 3 में क्या है, वर्षा जल का पीएच का महत्व। नंबर 4 है तालाब के जल के पीएच का महत्व। और नंबर 5 में क्या है, जीव जंतुओं के शरीर का पीएच का प्रभाव, मिट्टी का पीएच का प्रभाव। और 8वां क्या है, पौधों का पीएच का प्रभाव। और 8वां थकान के समय शरीर में अम्ल की उपस्थिति। ठीक है, और नहीं है। अब यहां से हम एक एक करके समझेंगे क्या क्या इसका प्रयोग है। देखिए पाचन में पीएच का महत्व ये क्या है, तो पाचन में पीएच का महत्व का है क्या, ये हमारे पाचन तंत्र अर्थात अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यानी कि हमारे जो शरीर जो है जहां पाचन पाचन होता है, जिसको हम लोग अमाशय बोलते हैं, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसका पीएच मान 1 होता है। अर्थात उस हाइड्रोक्लोरिक का पीएच मान जो होता है वो 1 होता है। इस पीएच मान पर भोजन सही से पचता है। अगर हमारे अमाशय का अमाशय जो है, अमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अगर उसका पीएच मान 1 हो तो भोजन सही से पचेगा। अगर उससे कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो भोजन पचने वाला नहीं है, अनपच हो जाता है। उस कंडीशन में हम लोग क्या लेना पड़ता है, इनो लेना पड़ता है, या फिर दोनों तरफ से निकलना चालू होता है, इधर से भी निकलता है उधर से भी निकलता है ना, दोनों तरफ से निकलना चालू हो जाता है। यानी कि पीएच मान ज्यादा होना या कम होने के बाद वो हो सकता है तब जब तीता या खट्टा भोजन किया जाता है। पीएच मान कब बढ़ता है भाई, ये घटता कब है, जब तीता या खट्टा भोजन किया जाता है। कि खाओ तीता खा लीजिए या खाओ खट्टा खा लीजिए, पूरा खट्टा खा लीजिए, तो अमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। अमाशय में अम्ल की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में पीएच मान घट जाता है।
तो पीएच मान घट जाती है। जब अम्ल की मात्रा बढ़े तो पीएच मान घट जाता है। पीएच मान क्या होता है? घट जाता है, जिसके फलस्वरूप पेट में गैस और जलन होती है। जिसके फलस्वरूप क्या होता है? पेट में हमको जलन होने लगता है। पेट में क्या हो रहा है भाई? जलन होता है ना। और जलन होने के बाद में हमको तकलीफें झेलना पड़ता है। तो क्या होगा? यह शरीर के लिए हानिकारक होता है। जब जलन होने लगेगा, गैस पेट में गैस बन जाएगा, हम पेट पकड़ सो जाएंगे कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, तो क्या होगा? तो ये क्या है? हमारे लिए हानिकारक हो गए। इसलिए तित्ता भोजन और खट्टा भोजन नहीं करना चाहिए। ज्यादा ज्यादा खट्टा भी नहीं खाना चाहिए, ज्यादा तित्ता भी नहीं खाना चाहिए। इसे नॉर्मल में खाना खाइए। इससे बचने के लिए दो एंटासिड का उपयोग किया जाता है। यानी इस चीज को दूर करने के लिए हम दो एंटासिड का उपयोग कर सकते हैं, जिससे पेट की अम्लता दूर हो जाती है। वो एंटासिड क्या है? पहला नंबर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशियम अगर लेने से क्या होता है? हमारे अम्लीयता, पेट की अम्लता दूर हो जाती है। या इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेने से हमारे पेट में जो अम्ल की मात्रा बढ़ गया है वो अम्ल घट जाएगा और भोजन सही तरीके से पच जाएगा। नंबर 2 क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। सुने होंगे किसी जानवर को अगर अनपच हो जाए तो लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। अगर कुछ नहीं भी जानते हैं तो क्या करेंगे? वो ये करेंगे कि जाएंगे दुकान में, राशन की दुकान में, वहां से बेकिंग सोडा ले आएगा, खाने वाला सोडा ले आएगा और उसको घोल के उस जानवर को पिला दिया जाएगा। उसका क्या होता है? उसका अम्ल की मात्रा घट जाता है और भोजन सही से पचना चालू हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में यह है नोट कि वैसा पदार्थ जो अम्लता को दूर कर देता है उसे एंटासिड कहते हैं। यानी जो अम्ल की मात्रा को दूर कर दे, जो अम्ल की मात्रा को हटा दे, जो जो अम्ल की मात्रा को कम कर दे, उसी को हम क्या कहते हैं? एंटासिड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको एंटासिड कहते हैं। देखिए, अब दांतों पर पीएच का प्रभाव क्या पड़ता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे एक एक करके। तो दांत का ऊपरी परत कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। बोला गया है दांत का जो ऊपरी परत होता है, देखिए ये रहा है, दिखता हुआ ये है ना, चमक रहा है, वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो कि कठोर होता है। जो कि कठोर होता है। इस परत का इनामेल या दंत वलक कहते हैं। मतलब इस परत को हम लोग क्या कहते हैं? इनामेल या दंत वलक कहते हैं, जो दांतों को सुरक्षा प्रदान करती है। जो दांत को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। जिसका काम है दांत को ना सड़ने देगा, ना उसे जंक लगने देगा। जिसका काम भाई इनामेल का काम है। मुंह का पीएच मान 5.5 होने से इनामेल क्षतिग्रस्त नहीं होता है। अगर मुंह का पीएच मान 5.5 हो तो कोई मेरा दांत सही सलामत से रहेगा, कुछ गड़बड़ उसमें नहीं होगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा, जंग नहीं लगेगा, चिट्टी नहीं लगेगा, दांत मेरा खराब नहीं होगा अगर 5.5 पीएच मान होगा तो, है ना। कुछ भाग दांतों में रह जाता है। मतलब कुछ भाग जब हम खाना वाना जब खाते हैं तो कुछ भाग दांत में रह जाता है, तो वह लेक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। तो मैंने कुछ हमारे दांत में फंस गया, वो दांत में रह गया, तो उसका काम क्या है? लेक्टिक अम्ल का निर्माण करना। लेक्टिक अम्ल का निर्माण कर देता है और हमारे दांतों में जमने दर्द उत्पन्न हो जाता है। अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, पीएच मान 5.5 से कम हो जाती है। उस कंडीशन में जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगा तो पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा। अगर अम्ल की मात्रा बढ़े तो पीएच मान घटेगा, पीएच मान बढ़ेगा तो अम्ल की मात्रा घटेगा। तो इनेमल क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसे दंत क्षय कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? दंत क्षय कहते हैं। अगर दांत में अगर कुछ जंग उंग लग जाए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? दंत क्षय कहते हैं। और दंत का क्षय होना, दांत का क्षय होना दंत क्षय कहलाता है। इससे बचने के लिए, ये दंत क्षय से बचने के लिए, दांत मेरा खराब नहीं हो, तो तितेला कसैला दातुन करनी चाहिए। तितेला का मतलब क्या होता है? जैसे नीम का दातुन करना चाहिए। नीम को देखे है ना, नीम का दातुन करना चाहिए, मुंह धोना चाहिए। या फिर होता है तितभात होता है, आप लोग जानते होंगे, तितभात का भी दातुन करना चाहिए। या तो फिर कसैला महुआ हो गया, महुआ का दातुन करना चाहिए। बबूर हो गया, बबूर का, खजूर हो गया, खजूर का
तुरंत यूज करना चाहिए, जिससे कि हमारे दांत सुरक्षित रहता है, कुछ भी नहीं होता है। या इसके अलावा अगर ये सब आपको नहीं मिल रहा, आप शहर में बसे हुए हैं, देहात में बसे हुए नहीं है, शहर में से हैं, आपको बाहर निकालने का मौका नहीं मिल पाता, तो क्या कीजिएगा, इसके अलावा मंजन, टूथपेस्ट इत्यादि का भी उपयोग करना चाहिए। अगर आप लोग शहर से हैं तो, अगर शहर से नहीं है, देहात से है, आप लोग नीम का दोतन यूज कीजिए, दंतमंजन यूज कीजिए, आपका दांत में कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो एक बार जोर लगाकर शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए, अगर लाइक सेशन सही लग रहा है तो। अगला क्या है, अगला ये है वर्षा जल का पीएच का प्रभाव। जो वर्षा का जल होता है उसका पीएच प्रभाव क्या होता है, देखिए वर्षा जल का पीएच मान 5.6 होता है। वर्षा जल जो होता है उसका पीएच मान 5.6 होता है। जब वर्षा जल की अभिक्रिया CO2 SO2 से होती है, बोला जब वर्षा होती है तो उसकी अभिक्रिया किससे होती है, CO2 और SO2 से होती है। किससे होती है, CO2 से और SO2 से होती है। ठीक है, तो कार्बनिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। जब वर्षा जल जो है CO2 और SO2 से अभिक्रिया करे तो कार्बनिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है, जिससे क्या होता है, जिससे उसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाती है। क्या होती है, 5.6 से कम हो जाती है, और वो वर्षा का जल दूषित हो जाता है, वो वर्षा का जल प्रभावित हो जाता है। ठीक ना, चलिए पॉइंट नंबर 4, तालाब के जल का पीएच मान का प्रभाव, इसके बारे में जानेंगे। तालाब का जल जो होता है उसका पीएच का प्रभाव कैसे होता है। तालाब के जल का पीएच मान 7 होता है। तालाब में जो पीएच जल होता है वो कितना होता है, 7 होता है पीएच मान उसका। इस पीएच मान पर जलीय जीव अपना विकास करते हैं, मतलब कि 7 अगर पीएच मान है तो इस पीएच मान पर जलीय जीव यानी जल में रहने वाले जीव अपना विकास करते हैं। क्या करते हैं, अपना विकास करते हैं और अपना वो प्रगति करते हैं। अम्लीय वर्षा के कारण क्या होता है, तालाब के जल में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। अम्लीय वर्षा के कारण, अम्ल वर्षा के कारण तालाब में जो जल है उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। अम्ल की मात्रा बढ़ जाने के बाद पीएच मान 7 से कम हो जाता है, और पीएच मान 7 से अगर कम हो जाएगा उस समय जलीय जीवों का जीवन संकट में पड़ जाता है। यानी कि जब 5 से कम हो जाता है उसकी पीएच मान, तो उसमें रहने वाले, उस जल में रहने वाले जीव जंतु जितने भी हैं उसको सांस लेने में कठिनाई हो जाती है। अगर सांस लेने में कठिनाई हो जाएगा तो मरना चालू कर देता है, यानी उसका डेड होना चालू हो जाता है। इससे बचने के लिए तालाब का जल में कली या बुझा चूना डाला जाता है। यह क्षारीय होने के कारण तालाब के जल की अम्लता को दूर कर देता है। देखिए जहां मछली पालता है ना, मछली पालने वाले लोग क्या करते हैं, तालाब में बीच बीच में कली चूना या बुझा हुआ चूना को डाला करते हैं बीच बीच में। क्यों, क्योंकि अगर वो उसका पीएच मान अगर कम हो जाए तो उस पीएच मान को लेवल करने के लिए कली चूना को डाला जाता है या बुझा चूना को डाला जाता है, जिससे कि उसमें रहने वाले जीव जंतु सुरक्षित रह सके। नेक्स्ट, जीव जंतुओं के शरीर का पीएच प्रभाव। जीव जंतुओं के शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 होता है। इस पीएच मान पर जीव जंतु स्वस्थ रहता है, मतलब कि इस पीएच मान पर जीव जंतु क्या होते हैं, स्वस्थ रहते हैं। अगर इससे कम हो जाए, इससे ज्यादा हो जाए तो क्या होते हैं, वो स्वस्थ रहना नहीं, वो बीमारी से परेशानी होने लगता है, यानी बीमार से परेशान होने लगता है वो। दैनिक जीवन विषमताओं के कारण शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, और दैनिक जीवन में जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसके प्रयोग के कारण से कभी तित्ता खा लिए, कभी खट्टा खा लिए, कभी क्या खा लिए, कभी क्या खा लिए, कभी चाउमीन खा लिए, कभी बर्गर खा लिए, कभी पिज्जा खा लिए, इससे क्या होता है, अम्ल की मात्रा घट बढ़ जाती है और पीएच मान 7 से कम हो जाती है, 7 से, जिसके कारण जीव जंतु बीमार पड़ जाती है। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में बीमारी होने लगता है। पीएच मान कम होने के कारण हमारे शरीर में क्या होता है, बीमारी होने लगता है, अनेक प्रकार की बीमारी होने लगता है। नंबर
6 मिट्टी का पीएच का प्रभाव। मिट्टी का पीएच मान 7 से 7.6 होता है। मिट्टी का पीएच मान 7 से 7.6 होता है। इस पीएच के इस मान पर मिट्टी में उर्वरता पाई जाती है। यानी कि 7 से 7.6 के बीच पीएच मान हो मिट्टी में, तो उस मिट्टी में उर्वरा शक्ति यानी उपजाऊ की शक्ति, उपजाऊ करने की शक्ति ज्यादा होती है। ठीक है। जब मिट्टी में रासायनिक उर्वरता, कीटनाशक दवाओं का उपयोग किया जाता है तो मिट्टी में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। तो मिट्टी में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है और मिट्टी की उर्वरता को समाप्त कर देती है। यानी ज्यादा खेत में जो है किसान लोग को ज्यादा छिड़काव नहीं करना चाहिए, ज्यादा छिड़काव नहीं करना चाहिए, ज्यादा कीटनाशक दवा नहीं मारना चाहिए, ज्यादा उर्वरक नहीं देना चाहिए। आया बात समझ में? चलिए नेक्स्ट स्लाइड। पौधों का पीएच मान, पीएच का प्रभाव। तो पौधों पर पीएच का प्रभाव क्या पड़ता है? पेड़ पौधों का पीएच मान 7 से 7.6 होता है। पीएच मान, इस पीएच मान के कारण पेड़ पौधे में विकास होता है। जब मिट्टी और जल अम्लीय होती है तो पेड़ पौधों का पीएच मान 7 से कम हो जाती है। बोला कि जब मिट्टी और जल अम्लीय होती, क्या होती है? अम्लीय होती है, तो इस पेड़ पौधे में पीएच के मान का 7 से कम हो जाती है। इसलिए पेड़ पौधों में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है और पेड़ पौधे सूख जाते हैं। जब मिट्टी में ज्यादा अम्ल की मात्रा हो जाए तो उस जगह के जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सब सूख जाते हैं। पेड़ पौधा पीएच के अधिक संवेदनशील होता है। क्या होता है? अधिक संवेदनशील होता है। अगर नंबर अगला 8वां नंबर क्या है? थकान के समय शरीर में अम्ल की उपस्थिति। अगर हम थक जाते हैं, थकान हमको महसूस हो रहा है, उस समय हमारे शरीर में ज्यादा अम्ल की मात्रा बढ़ गया है ना, अम्ल की मात्रा बढ़ गया है, इसलिए कारण हम लोग को थकान महसूस होता है। जब व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है, बोला क्या? जब कोई व्यक्ति, जब कोई आदमी, जब कोई मैन अधिक परिश्रम करता है तो शरीर में लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होती है। जब कोई व्यक्ति ज्यादा काम करे, ज्यादा परिश्रम करे, ज्यादा मेहनत करे तो उसके शरीर में लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। तो बढ़ने के कारण उत्पन्न हो जाती है, तो यह अम्ल मांसपेशियों में ऑक्सीजन गैस को रोकती है। यानी कि लैक्टिक अम्ल का काम क्या है? मांसपेशी में ऑक्सीजन जाने से रोकना, मांसपेशी में ऑक्सीजन को जाने से रोकना लैक्टिक अम्ल का काम है। तो अगर मांस में अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो मांसपेशियां कठोर हो जाती है, क्या होती है? हार्ड हो जाती है और शरीर में दर्द होने लगता है। मान लीजिए हमारे हाथ ऐसे है, हाथ ऐसे, मान लीजिए अम्ल इसमें ज्यादा उत्पन्न हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया, तो ये हार्ड हो जाएगा, हमारा हाथ मुड़ेगा ही नहीं, मुड़ेगा नहीं, दर्द होगा ना। अगर मुड़ेगा ही नहीं, दर्द होगा। जब हो रहा है, फ्री है, अम्ल नहीं है, लैक्टिक अम्ल नहीं है तो फ्री है, दर्द नहीं है। और ये हार्ड हो जाएगा तो मोड़ने में दिक्कत, खोलने में दिक्कत होगा, तो क्या दर्द ज्यादा होगा ना। चलिए नेक्स्ट। अब प्राकृतिक स्रोत और पदार्थ। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल। चाय में टैनिक अम्ल, इसको रट लीजिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन ये है, वीवीआई और पीएच मान वाला, दोनों रट लीजिएगा, ठीक है। इमली में टार्टरिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, मक्खन में ब्यूट्रिक अम्ल और नींबू और संतरा में ब्यूट्रिक अम्ल, अमरूद और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। नींबू और संतरा ब्यूट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होगा। नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है ना, नींबू में सिट्रिक अम्ल होगा, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल होना चाहिए। नींबू कौन सा अम्ल होगा? सिट्रिक अम्ल होगा। कैसा अम्ल होगा? सिट्रिक अम्ल। और अमरूद और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। देखिए तो इतना हम लोग पढ़ लिए हैं। सेब में मौलिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, मक्खन में ब्यूट्रिक अम्ल और नींबू संतरा में सिट्रिक अम्ल, अमरूद टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। तो हम लोग यहाँ रिवाइजिंग भी इसको कर लिए हैं। आगे देखिए, आंवला और प्याज में एस्कॉर्बिक अम्ल, वसा में अस्टेरिक अम्ल या लिनोइक अम्ल, लिनोइक अम्ल, नेटल के डंक में मेथनोइक अम्ल,
चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल, और मधुमक्खी के डंक में मेथनोइक अम्ल, बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल, और जठर जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और सिरका में एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल। आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, अर्थात पार्ट 5 में पढ़ने जा रहे हैं। इसको हम कहां पढ़ेंगे? पार्ट 5 में पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।